हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आपको पता होगा हमने वेन डायग्राम का पार्ट 1 कर लिया है। आज हम वेन डायग्राम का पार्ट 2 करेंगे और इसी के साथ वेन डायग्राम जो हमारा चैप्टर है उसे हम क्लोज कर देंगे। आपको बताना चाहूँगा हम इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर चुके हैं, डायरेक्शन वाले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा वेन डायग्राम भी कंप्लीट हो जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा कि कल के जो वीडियो थी वहाँ पे कुछ डाउट्स रहे स्टूडेंट्स को। एक एग्जांपल जो मैंने समझाया था उसमें डाउट रहा है, साथ ही साथ जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए थे उसके लास्ट वाले जो 3 क्वेश्चन है वहाँ पर डाउट आ रहे हैं। तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो आज की वीडियो है वो स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहूँगा। यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा जो कि एक्चुअल में फैक्ट है। आप सभी को ईगल के बारे में पता ही होगा, आपने कभी ना कभी इस चीज़ को देखा ही होगा। और क्या पता जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो फैक्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसके बारे में भी आपको पहले से पता हो। ईगल की अगर हम बात करें तो इसकी जो एज रहती है, जो ज़िंदगी जी सकती है 70 ईयर्स तक, 70 साल तक ये अपनी ज़िंदगी को जी सकती है। हम ईगल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। बट एक ऐसा टाइम आता है, अगर हम 40 साल की उम्र की बात करें, जब इसकी एज 40 ईयर्स की हो जाती है, उसके बाद इसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बच जाते हैं, या तो आगे बढ़ना है या तो मरना है। सिर्फ ये 2 ऑप्शन बच जाते हैं ईगल के पास जब भी 40 साल की उम्र में पहुंच जाती है। उसका रीज़न क्या है? जैसे ईगल 40 साल की उम्र में पहुंचती है, इसकी जो चोंच है ना वो आगे से बेंड हो जाती है। अगर चोंच बेंड हो गई है, इसके जो पाँव के पंजे होते हैं वो भी पूरी तरह से बेंड हो जाते हैं, और जो पंख रहते हैं ना वो भी भारी हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं कि इसको उड़ना मुश्किल हो जाता है। अब जब उसकी चोंच ही बेंड हो चुकी है, जो उसके पंजे हैं पाँव के वो ही बेंड हो चुके हैं, तो उसने तो शिकार करना है ना ज़िंदगी जीने के लिए। अब जब वो सब कुछ बेंड हो चुका है तो वो शिकार कैसे करेगी? अगर शिकार नहीं करेगा ईगल तो वो ज़िंदगी कैसे जिएगा? तो तभी कह रहा हूँ कि 40 साल की उम्र में इसके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, तो आगे बढ़ना है या तो मरना है। बट ये ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करती है कि हमें आगे बढ़ना है ज़िंदगी जीने। कैसे? जब इसको पता लग जाता है कि 40 साल की उम्र के आसपास कि हाँ अब मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं रही है कि मैं उड़ पाऊँगी, तो उस टाइम पीरियड पर ये क्या करती है, सबसे ऊंची चोटी पर जाके बैठ जाती है। वहाँ पे जो भी पत्थर वगैरह रहेंगे वहाँ पे अपने चोंच को मारती रहती है। उस वक्त उसको ब्लीडिंग होती है। ऑब्वियस सी बात है, चोंच टूटेगी तो खून वगैरह निकलेगा। वैसे पाँव के पंजों के साथ भी करती है, वहाँ पे पत्थर में मारती रहती है और एक टाइम के बाद वो चोंच जो है वो टूट जाती है। क्योंकि चोंच की बात करो, पंजों की बात करो, सब कुछ टूट जाएंगे। और हमारा नेचर हमें पता है जो चीज़ टूट रही है वो दोबारा से आ भी तो जाती है। उसे पता है कि सब कुछ दोबारा से आएगा। कुछ टाइम पीरियड की उसको ब्लीडिंग होती है, दर्द वगैरह। आप समझ सकते हो कितना दर्द होता होगा जब वो ईगल अपनी चोंच को पत्थर में मार रही है, खून निकल रहा है, पंजों से भी वही काम कर रही है। बट यहाँ पर कहानी नहीं ख़त्म होती है। जब वो पंजों से सब कुछ ठीक हो जाता है, नई चोंच निकल कर आती है, उसके बाद ये क्या करते हैं, अपने पंख वगैरह हैं, अपने पाँव के पंजों से अपने पंख को भी उखाड़ती है। क्योंकि पंख के बिना तो वो उड़ नहीं सकती ना, पंख भारी हो चुके उड़ नहीं पा रही है। वो पंख को भी उखाड़ना स्टार्ट कर देता ताकि नए पंख दोबारा से आएंगे और वो उड़ सके। सब कुछ ठीक होने में उसे 6 महीने का 6 मंथ का टाइम लगता है, और 6 मंथ के बाद वो दोबारा से पहले की तरह हो जाती है। यहाँ पर देखिए 6 महीने की मेहनत है और 30 साल वो और ज़िंदगी जीती है। सिर्फ 6 महीने की मेहनत, लेकिन वो 6 महीने की जो जोन रहता है वो अनकंफर्टेबल जोन रहता है। अगर वो एक ईगल होकर ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ 6 महीने तक मेहनत कर सकती है, तो क्या हम जो इंसान हैं वो अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए, कुछ देर के लिए मेहनत नहीं कर सकते? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो कल की वीडियो में डाउट रहा था वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एक एग्जांपल के बारे में। मैंने आपको बताया था जहाँ पर मैंने कहा था वुमेन्स के बारे में, मैंने आपको कहा था, मैं शॉर्ट में W लिख रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद वुमेन थे, वहाँ पर मदर्स थे, और वहाँ पर साथ ही साथ में टीचर्स थे। इस क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में डाउट आ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी। देखो यहाँ पर आपको बताऊँगा डाउट भी किस तरह का आ रहा था। वुमेन्स एक बड़ी कैटेगरी आती है, वुमेन्स वाली एक बड़ी कैटेगरी आ गई है। तो वुमेन्स की हमने बात की, उसको मैंने बड़े सर्कल से डिनोट कर दिया। अगर मैं मदर्स की बात करूं तो मदर्स जो है वो वुमेन का ही एक पार्ट होता है ना। अब यहाँ पर डाउट ये आ रहा है, इस सर्कल को मैं मदर मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डाउट ये आ रहा था, कहा गया कि जो भी मदर्स वगैरह हैं, जितनी भी वुमेन्स वगैरह हैं, वो सभी के सभी मदर नहीं होते। क्योंकि कुछ जो मदर्स हैं वगैरह, यहाँ पर कहा गया था जितनी भी वुमेन्स वगैरह हैं वो सभी के सभी मदर नहीं होते, क्योंकि कुछ के बच्चे वगैरह नहीं होते। अब यहाँ पर देखो आप अलग तरीके से सोच रहे हो। यहाँ पर मैंने कहा है जो बड़ा सर्कल है वो वुमेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वुमेन्स के सर्कल के अंदर यहाँ पर मदर्स के सर्कल को रखा गया। इसका मतलब ये है कि जो मदर्स हैं, जितनी भी मदर्स होंगी वो वुमेन ही होंगी ना। अगर ऐसा होता कि मान के चलो इसके अंदर एक सर्कल और आ सकता था। अगर वुमेन्स की कैटेगरी बात करूं, वुमेन्स एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक पार्ट्स मदर का आ रहा है, तो बाकी जो वुमेन्स होती हैं उनका भी तो पार्ट है जो मदर्स नहीं होंगी, वैसे भी कुछ होंगी, तो वो भी वुमेन की कैटेगरी के अंदर ही आएंगी। कहने का मतलब ये है कि जो मदर्स हैं
वो वुमेन की कैटेगरी के अंदर एक छोटा सा पार्ट बनकर आता है, इसीलिए वुमेन को बड़े सर्कल में रखा गया है और मदर को छोटे सर्कल में रखा गया है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था वुमेन, मदर और टीचर रिलेशनशिप बताना है, तो इसको तो हम काट देते हैं ना, यहाँ पर इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब जो टीचर्स हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो वुमेन होंगी, कुछ टीचर्स वुमेन भी हो सकती हैं, कुछ टीचर्स मदर भी हो सकती हैं, तो थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप रह सकता है, इसीलिए हमने तीसरा सर्कल इस तरह से बना दिया था, जहाँ पे हमने टीचर्स कहा था कि कुछ टीचर्स वुमेन भी हो सकती हैं, कुछ टीचर्स मदर भी हो सकती हैं, इसलिए सभी सर्कल्स को हमने यहाँ पर मिला दिया था। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो एक बार वो देख लेना, उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लास्ट वाले 3 क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे थे, वहाँ पे डाउट आ रहा था। यहाँ पर कहा गया था कि यहाँ पे आपको रिलेशनशिप बताना है प्रोफेशनल्स के बीच में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बीच में और फीमेल्स के बीच में। अब देखिए प्रोफेशनल्स एक बड़ी कैटेगरी आ गई है ना, तो प्रोफेशनल्स के लिए हम एक बड़ा सर्कल बना देंगे, ये आगे प्रोफेशनल्स। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तो अपने आप में प्रोफेशनल होते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप प्रोफेशनल के अंदर रख सकते हो ना, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो प्रोफेशनल का एक पार्ट है, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला सर्कल बना दिया। अब प्रोफेशनल के अंदर और भी बड़े सारे आ सकते हैं, जैसे प्रोफेशनल की कैटेगरी की बात करें, इसके अंदर कुछ इंजीनियर्स भी आ सकते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी आ सकते हैं, इस तरह से कई सारी कैटेगरीज और आ सकती हैं। बट प्रोफेशनल्स के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तो आते हैं, इसलिए बड़े सर्कल के अंदर हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्कल बना दिया है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। इसी से पहले वाले सर्कल को भी रिलेट कर सकते हो। वुमेन एक बड़ी कैटेगरी आ जाती है, वुमेन्स में मदर भी आती है और सिंपल जो वुमेन है वो भी आ जाएंगे, जो मदर्स नहीं है वो सब कुछ वुमेन्स के अंदर आ जाएंगे। ये एक छोटा सा कैटेगरी है, छोटा सा पार्ट है वुमेन का मदर्स वाला, इसलिए वुमेन के सर्कल में मदर को रखा था। वैसे प्रोफेशनल्स के जो सर्कल था बड़ा वाला, उसके बीच में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट को रख दिया था। अब यहाँ पर कहा गया था थर्ड ऑप्शन फीमेल है। अब कुछ फीमेल्स ऐसी भी तो हो सकती हैं जो प्रोफेशनल होंगी और कुछ फीमेल्स ऐसी भी हो सकती हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेंगी, तो यही रीज़न है कि यहाँ पे जो फीमेल वाला था उस सर्कल को दोनों से मैच करवाया गया। कुछ फीमेल्स प्रोफेशनल भी हो सकती हैं, कुछ फीमेल्स चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकती हैं, इसलिए फीमेल का रिलेशनशिप इसे भी बताया, फीमेल का रिलेशनशिप इसे भी बताया है। ऐसा आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद अब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया था आपको रिलेशनशिप बताना है क्लर्क के बीच में, स्टाफ के बीच में और पीएन के बीच में। अब स्टाफ एक बड़ी कैटेगरी आ चुकी है ना, तो स्टाफ को हम बड़े सर्कल से बना देते हैं। ये हमारे पास स्टाफ आ गया। अब स्टाफ में ही क्लर्क भी आएंगे, स्टाफ के अंदर ही पीएन वगैरह भी आएंगे। बट अगर हम क्लर्क की बात करें, हम पीएन की बात करें, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, तो क्लर्क वाला सर्कल ये हो गया और पीएन वाला सर्कल हमारे पास ये हो गया। तो इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं, इसका मतलब हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, जहाँ पर कहा गया था रिलेशनशिप बताना है आपको टॉल मैन, ब्लैक हेयर्ड और इंडियंस के बीच में। अब यहाँ पर देखिए कुछ टॉल मैन ऐसे हो सकते हैं जिनके हेयर ब्लैक होंगे, ऑब्वियस ही बात है। कुछ टॉल मैन ऐसे भी हो सकते हैं जो इंडियंस होंगे, इतना क्लियर हो गया। या फिर ऐसे बोल लो कि ब्लैक हेयर वाले टॉल मैन भी हो सकते हैं, ब्लैक हेयर वाले इंडियन भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है ना, तो हम इस सर्कल को इस तरह से बना देंगे, तीनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप आ गया है, तो ये सर्कल बन जाएगा आपका। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं कैटेगरी की तरफ, पार्ट 2 की तरफ, यानी कि आज की वीडियो की तरफ। देखिए वेन डायग्राम के जो आज के टाइप के क्वेश्चन हैं वो कुछ इस तरीके से रहेंगे, जहाँ पर कहा गया है एक फिगर में अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में जितने भी आएंगे वो प्रीस्ट आएंगे। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रीस्ट मतलब पुजारियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो आपको बताना चाहूँगा स्क्वायर क्या होता है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे हम अगर ये बना दें यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर देख रहा होगा आपको सभी साइड्स इक्वल हैं, मतलब एक ही लेंथ है सबकी, एक ही साइज है, इसका साइज भी उतना ही है, उसका भी उतना है, इसका भी उतना है, इसका भी उतना ही है। इस तरह की चीज़ों को हम स्क्वायर बोलते हैं। और अगर ऐसा हो जाए कुछ इसके सिर्फ दो अपोजिट साइड बराबर हो, मतलब ये वाली और ये वाली बराबर हैं साइज़ में, ये वाली और ये वाली बराबर हैं, अपोजिट वाली बराबर हैं, उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हो, ये ट्राइंगल होगा हमारे पास, ट्राइंगल किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है, ट्राइंगल किसी भी तरह का हो सकता है। आपको सेम टू सेम बना दिया, ये सर्कल वगैरह रहता है, इन चीज़ों को समझ लो, बाकी इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी समझने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है स्क्वायर जो है वो प्रीस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ये आपको स्क्वायर दिख रहा है ना, इसमें जो भी आ रहे हैं, जो भी अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं वो सभी के सभी प्रीस्ट हैं, पुजारी है मान के चल लो। ट्राइंगल की बात करो, ट्राइंगल में कौन आ रहा है? जितने भी सिंगर्स होंगे वो सारे ट्राइंगल में आ रहे हैं। ट्राइंगल में जितने भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं वो कौन है? वो हमारे पास सिंगर वगैरह की बात कर लो। सर्कल में जो भी आ रहे हैं वो थेरेपिस्ट हैं, सर्कल में जो भी आ रहे हैं वो थेरेपिस्ट हैं। आगे हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगल में इंडियंस आ रहे हैं,
ये रेक्टेंगल रहा ना, इसमें जो भी आ रहे हैं वो सभी के सभी इंडियंस हैं। यहाँ पर कहा क्या गया है, विच सेट ऑफ लेटर्स, कौन से सेट ऑफ लेटर्स ऐसा है जो इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है बट वो प्रीस्ट नहीं है। अगर आप बिगिनर हो, पहली बार करने जा रहे हो, तो मैं आपको जिस अप्रोच से बता रहा हूँ उसी अप्रोच से करना, और जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया करोगे उसके बाद आपको रफ शीट वगैरह पेन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के बताओगे। बट अगर आप फ्रेशर हो, बिगिनर हो, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करना। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर कहा गया विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट्स इंडियंस। सबसे पहले आपको बताना है कौन सा सेट ऑफ लेटर ऐसा है जो इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है बट वो प्रीस्ट नहीं होने चाहिए। हम पहले देख लेते हैं इंडियंस कौन से हैं। भाई इंडियंस क्वेश्चन में कहा गया था कि देखो आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स इंडियन, इसका मतलब रेक्टेंगल में जितने भी आ रहे हैं वो सभी के सभी इंडियंस हैं। तो इंडियंस हमारे पास कौन से हो गए, जो भी रेक्टेंगल में आ रहे हैं। रेक्टेंगल हमारे पास ये रहा ना, तो रेक्टेंगल में हमारे पास ए आ रहा है, एच आ रहा है, एफ और जी। ए एच एफ और जी सभी के सभी रेक्टेंगल के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब ये सभी के सभी क्या हो गए, ये सभी के सभी इंडियंस हो गए हैं। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद कहा था कौन से सेट ऑफ लेटर जो इंडियंस को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडियंस को तो रिप्रेजेंट कर रहा है बट वो प्रीस्ट नहीं होने चाहिए, बट वो प्रीस्ट नहीं होने चाहिए। अब हम देखते हैं प्रीस्ट हैं कौन कौन। प्रीस्ट हमारे पास स्क्वायर वाले आ जाते हैं। स्क्वायर में जितने भी होंगे, इस स्क्वायर में जितने भी हैं वो सभी के सभी प्रीस्ट हो जाएंगे। मतलब ई, एफ, जी और सी ये सभी के सभी जो हैं ये प्रीस्ट हैं। और क्वेश्चन में कहा गया था इंडियन होने चाहिए बट प्रीस्ट नहीं होने चाहिए, वो प्रीस्ट नहीं होने चाहिए। इंडियंस होने चाहिए बट प्रीस्ट नहीं होने चाहिए। ई तो यहाँ पर है ही नहीं, सी भी यहाँ पर है ही नहीं, एफ और जी है, तो एफ और जी को हम काट देंगे क्योंकि एफ और जी तो प्रीस्ट भी थे ना, तो हमें सिर्फ इंडियन चाहिए, प्रीस्ट नहीं होने चाहिए। जो सिर्फ इंडियंस बचे वो ए और एच बचे हैं, और ए और एच आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ आए तो कोई इशू नहीं है, हम आगे वाले क्वेश्चंस और भी करेंगे, वहाँ पे सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ये होगा बिगिनर्स के लिए, और जिनको इस चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो उनको बताना चाहूँगा आपने किस तरह से करना है। यहाँ पर कहा गया था इंडियंस होने चाहिए, प्रीस्ट नहीं होने चाहिए। आपने देख लिया कि रेक्टेंगल में सभी इंडियंस आ रहे हैं, ये सभी के सभी इंडियंस आ रहे हैं बट वो प्रीस्ट नहीं होने चाहिए। प्रीस्ट आपको दिख गया कि इस चीज़ में आ रहे हैं, तो इस चीज़ को हटा दो, रेक्टेंगल वाले वर्ड्स को हटा दो। ये रेक्टेंगल वाले वर्ड्स भी हमने हटा दिए, पीछे हमारे पास ए और एच बच गया, और ए और एच हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर नहीं समझ आए तो कोई इशू नहीं है, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा गया है स्क्वायर, यहाँ पर भी है। स्क्वायर में कौन कौन आ रहे हैं, जो भी रनर्स होंगे वो सारे के सारे स्क्वायर में आ रहे हैं। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सभी ट्राइंगल में आ रहे हैं। उसके बाद कहा गया सर्कल में इंडियंस आ रहे हैं और रेक्टेंगल में मदर्स आ रही हैं। इतना क्लियर हो गया। कहा गया कौन सा सेट लेटर्स का ऐसा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियंस को, हु आर रनर्स, की इंडियन भी होने चाहिए बट वो रनर्स भी होने चाहिए। यहाँ कहा था इंडियंस होने चाहिए बट प्रीस्ट नहीं होने चाहिए, यहाँ पर कहा है इंडियंस भी होने चाहिए और रनर्स भी होने चाहिए। अब ये कैसे बताना है, हम सबसे पहले देखेंगे इंडियंस कौन से हैं। हम सबसे पहले इंडियंस लिख देते हैं कि इंडियंस कौन से हैं। अगर हम इंडियंस की बात कर रहे हैं, इंडियन सारे सर्कल में लिखा हुआ है ना, सर्कल रिप्रेजेंट्स इंडियन, तो सर्कल में जितने भी होंगे वो इंडियन हो जाएंगे। मतलब सी एच एफ ई बी, सी एच एफ ई बी ये सभी के सभी सर्कल में आ रहे हैं, सी एच एफ ई बी, इसका मतलब ये सभी के सभी इंडियंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं रनर्स कौन से हैं। रनर्स किस में आ रहे हैं, स्क्वायर में जितने भी हैं वो सभी के सभी रनर्स होंगे। तो स्क्वायर में आपको दिख रहा होगा आई एच एफ जी, स्क्वायर में आपको दिख रहा होगा आई एच एफ और जी, ये आ गए आपके पास रनर्स। आपसे क्या कहा गया क्वेश्चन में, आपको बताना है वो सेट ऑफ लेटर्स जो कि इंडियंस भी हैं साथ ही साथ रनर्स भी हैं। इंडियंस भी होने चाहिए, रनर्स भी होने चाहिए। यहाँ पर मतलब कॉमन चीज़ें देखनी है। एच आपके पास कॉमन है, एफ आपके पास कॉमन है, तो मतलब सिर्फ एच और एफ है, जो इंडियंस भी हैं और रनर्स भी हैं, दोनों में आ रहे हैं। तो एच और एफ आपके पास ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली करते तो आप कैसे करते, आपने देखना था कि इंडियंस कहाँ पर आ रहे हैं। आपने देख लिया कि यहाँ पर इंडियंस जितने भी हैं वो सर्कल में हैं, सर्कल में इंडियंस हैं और वो रनर भी होने चाहिए। और रनर कहाँ पर आ रहे थे, स्क्वायर में रनर आ रहे थे ना, मतलब जो कॉमन पोर्शन हो गया, जो सर्कल में भी आ गया और जो स्क्वायर में भी आ गया।
कॉमन पोर्शन तो ये वाला हो गया ना, जो सर्कल भी है, सर्कल में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है। यहाँ पर जितने भी नंबर होंगे वो सभी का सभी कौन होंगे, जो इंडियंस भी होते और रनर्स भी होते। इतना क्लियर हो गया। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपके जेके एसएसबी के एग्जाम में आएंगे नहीं, बट फिर भी हम यहाँ पे किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। उस रिस्क फैक्टर को जीरो करने के लिए हम इस कैटेगरी क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर नहीं समझ आया तो कोई टेंशन नहीं लेना, हम आगे और क्वेश्चन करेंगे और आपको समझ आता जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है स्क्वायर जो है वो डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल जो है वो आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल जो है वो वेट लिफ्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेक्टेंगल जो है वो रशियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको बताना है कि कौन से सेट ऑफ लेटर्स ऐसे हैं जो कि रशियन होने चाहिए बट वो डॉक्टर नहीं होने चाहिए। रशियन होने चाहिए बट डॉक्टर नहीं होने चाहिए। रशियन कहाँ पर आ रहे हैं देखते हैं। रशियन हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, स्क्वायर तो डॉक्टर आ गया, ट्राइंगल आर्टिस्ट आ गया, सर्कल जो है हमारे पास वेट लिफ्टर, रेक्टेंगल में रशियंस आ रहे हैं ना, तो हम पहले रशियंस लिख देते हैं। ठीक है, हम रशियंस यहाँ पर लिख देते हैं। रशियंस हमारे पास कौन से हो गए, जो भी हमारे पास रेक्टेंगल में होंगे, मतलब डी जी ई और एफ, डी जी ई और एफ, ये सारे रेक्टेंगल में आ रहे हैं, इसका मतलब ये रशियंस हो गए। अब डॉक्टर्स देख लेते हैं, डॉक्टर्स कौन से डॉक्टर कहाँ पर आ रहे हैं, स्क्वायर में जो भी होंगे वो डॉक्टर होंगे। स्क्वायर में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, स्क्वायर में हमारे पास ई आ रहा है, एफ आ रहा है, हमारे पास एच आ रहा है और बी आ रहा है। अब क्या कहा था, ये हमारे पास डॉक्टर्स आ गए ना, ये हमारे पास रशियंस आ गए और ये हमारे पास डॉक्टर्स आ गए। कहा है कि यहाँ पे आपको बताना है रशियन होने चाहिए बट डॉक्टर नहीं होने चाहिए। रशियन तो ये सारे हो गए, डॉक्टर नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो एफ आपको देखने को मिल रहा है, एफ यहाँ पर भी मिल रहा है। रशियन होने चाहिए बट डॉक्टर नहीं होने चाहिए, इसको हम काट देते हैं क्योंकि एफ तो डॉक्टर भी है। आगे हम देख लेते हैं, ई यहाँ पर नहीं है, एच हमारे पास नहीं है, बी नहीं है, इसका मतलब डी जी और ई आंसर हो जाएगा। डी जी और ई, हाँ यहाँ पे ई भी कट रहा है, ई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सिर्फ डी और जी ही ऐसे हैं जो रशियंस हैं बट डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर थे हमने काट दिए, डी जी आपके पास आंसर हो जाएगा। अगर आप बिना मार्कर को, बिना पेन को यूज़ किए करते तो आप कैसे करते, आपको समझ आ गया कि रेक्टेंगल में जो भी आ रहा है, रेक्टेंगल में जो भी आ रहा है वो सभी के सभी रशियंस हैं। तो रेक्टेंगल में तो रशियन आ गए, जो डॉक्टर्स आ रहे हैं वो स्क्वायर में आ रहे हैं। तो आपको बताना था रशियन होने चाहिए, डॉक्टर नहीं होने चाहिए। रशियन होने चाहिए, यहाँ पे कुछ भी आ जाए बट वो डॉक्टर नहीं होने चाहिए, मतलब यहाँ पर वो नहीं आना चाहिए। यहाँ पर जो आता वो कौन सा होता, जो रशियन भी होता और डॉक्टर भी होता। इतना क्लियर हो गया। बट आपको चाहिए सिर्फ रशियन होने चाहिए, डॉक्टर नहीं होने चाहिए। तो डॉक्टर वाला पूरा पोर्शन हमने गायब कर दिया, जो पीछे बच गया था हमने वो लिख दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन बड़ा इजी आ गया है। यहाँ पर कहा गया है कौन सा ऐसा नंबर है जो प्रेजेंट है स्क्वायर में और सर्कल में। अकेला ऐसा नंबर है जो स्क्वायर में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है। आपको देख के समझ आ रहा होगा, बट जो बिगिनर्स उनको बताना चाहूँगा, आप पहले क्या कर लो, अब स्क्वायर वाले जो भी नंबर हैं वो लिख दो। स्क्वायर में हमारे पास 4, 3 और 2 है। स्क्वायर में हमारे पास 4, 3 और 2 ये 3 नंबर आ रहे हैं ना। और सर्कल की बात करें, सर्कल में हमारे पास 2 नंबर आ रहे हैं, एक 5 आ रहा है और एक 4 आ रहा है। कहा गया एक ऐसा नंबर है जो स्क्वायर और सर्कल में है, दोनों में है। स्क्वायर और सर्कल दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, 4 है ना, तो 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अगर डायग्राम देख के देखते तो डायग्राम में भी बिल्कुल सिंपल है। स्क्वायर में आपको दिख रहा होगा, सर्कल आपको दिख रहा होगा, जो कॉमन पोर्शन है ये सर्कल और ये स्क्वायर का जो कॉमन पोर्शन है, जो चीज़ दोनों में आ रही है वो ये वाला पोर्शन है ना। यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है, यहाँ पे एक ही तो नंबर आ रहा है 4, तो 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि अगर हम फिगर की बात करें, ट्राइंगल में डॉक्टर्स, ट्राइंगल जो है वो डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर की बात करें वो यंग पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम सर्कल की बात करें वो रूरल पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, पहले बिगिनर्स की तरह से कर लेते हैं। कहा गया है कौन सा ऐसा पोर्शन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है यंग डॉक्टर्स को जो कि रूरल एरियाज में रह रहे हैं। हमें पता है कि डॉक्टर्स भी होने चाहिए और यंग भी होने चाहिए और रूरल एरियाज में भी रहने चाहिए, मतलब तीनों में कॉमन होने चाहिए। हमारे पास डॉक्टर्स कौन से आ गए यहाँ पर। हमारे पास डॉक्टर्स की बात करें, ट्राइंगल में डॉक्टर्स है ना, मतलब A B C D हमारे पास डॉक्टर आ गए, A B C D ये हमारे पास डॉक्टर्स आ गए। अगर हम यंग पर्सन्स की बात करें तो यंग पर्सन इस कैटेगरी में कौन से आ रहे हैं, जो हमारे पास स्क्वायर में आ रहे हैं, D C F और G, D C F और G हमारे पास यंग पर्सन्स आ गए। आगे कहा गया रूरल एरियाज में, सर्कल वाले रूरल एरियाज वाले हो गए ना, इसका मतलब B E C और F, B E C और F ये आगे रूरल एरियाज वाले। कहा गया है कौन होने चाहिए,
यंग डॉक्टर्स होने चाहिए जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, मतलब यंग भी होने चाहिए, डॉक्टर भी होने चाहिए और रूरल एरियाज़ में भी रहने चाहिए। मतलब तीनों में एक ऐसा अल्फ़ाबेट होगा जो कॉमन होगा। अगर हम ढूंढें जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी सी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी सी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब सी कौन है? जो यंग भी है, डॉक्टर भी है, रूरल एरिया में भी रह रहा है। और कुछ आपको देखने को मिल रहा है? डी यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, बी तो यहीं पर नहीं है, ए तो यहीं पर नहीं है, सिर्फ सी ही ऐसा है। तो सी आपको ऑप्शन 4 में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऐसा पोर्शन हमको बताना है जो रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर्स को जो कि रूरल एरियाज में रह रहे हैं। डॉक्टर्स होने चाहिए और रूरल एरियाज में रहने चाहिए बट यंग नहीं होने चाहिए। इसका मतलब कि इन दोनों में वो वर्ड होना चाहिए बट वो इस कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। डॉक्टर्स होने चाहिए, रूरल एरियाज में रहने चाहिए। वो कौन से डॉक्टर्स हैं? बी हमारे पास यहाँ पर भी है, बी हमारे पास यहाँ पर भी है, और कुछ कॉमन है? सी हमारे पास यहाँ पर भी है, सी हमारे पास यहाँ पर भी है। इन दोनों में और कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब बी और सी वाले कौन है? जो डॉक्टर्स भी हैं और रूरल एरियाज में भी रह रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। अब ये कहा था कि वो यंग नहीं होने चाहिए, यंग नहीं होने चाहिए। इसका मतलब डी, सी, एफ, जी इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो सी को तो हमें काटना पड़ेगा क्योंकि सी वाले तो यंग भी हो गए, तो सी हो नहीं सकता, सिर्फ हमारे पास बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। नहीं समझा रिपीट करना एक बार वीडियो को, और अगर तब भी नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार जरूर बता देना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है? बी वाला आंसर आ रहा है। तो बी ऑप्शन आपको 3 में देखने को मिल रहा होगा। आगे चलते कहा गया है फाइंड द पोर्शन, ऐसा पोर्शन बताओ जो ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो रूरल एरिया में भी रह रहे हैं, जो कि रूरल एरिया में तो रह रहे हैं बट हु आर नीदर डॉक्टर्स नॉर यंग, जो कि ना ही डॉक्टर्स होने चाहिए ना ही यंग होने चाहिए, ना ही डॉक्टर्स होने चाहिए और ना ही यंग होने चाहिए, सिर्फ रूरल एरियाज में रहने चाहिए। वो कौन हो जाएंगे? अगर हम बी की बात करें, बी तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब बी तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि सिर्फ रूरल एरियाज में रहने वाले होने चाहिए, ना डॉक्टर ना यंग होने चाहिए। बी तो डॉक्टर भी है ना, तो बी को हमें काटना पड़ेगा। ई की बात करें, ई तो रूरल एरियाज में है, ई रूरल एरिया के अंडर आता है। ई ना ही कोई डॉक्टर है, ना ही कोई यंग पर्सन, ना ही कोई डी है, तो मतलब ई तो हमारे पास आंसर हो सकता है। और देख लेते हैं, सी हमारे पास तो हर जगह आ रहा है, तो सी तो वैसे ही नहीं हो सकता था। एफ जो है वो यंग भी है, तो एफ भी नहीं हो सकता था। सिर्फ ई आपके पास बच जाएगा, ई आंसर आपके पास करेक्ट हो जाएगा। तो ई ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर 2 में वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। वीडियो को दोबारा से देखना, कमेंट सेक्शन में भी बता देना। बाकी ये मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं, बट फिर भी मैं आपको दोबारा से बोलूँगा रिस्क फैक्टर खत्म करने के लिए हम इस कैटेगरी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए वो इंजीनियरिंग लेवल के हैं, जो आरआरबी के जो रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे उसके क्वेश्चन है, वहाँ के क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है रेक्टेंगल जो है वो मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल जो है वो अर्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर स्क्वायर जो है वो एडुकेटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा रीजन है जो एडुकेटेड अर्बन मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? एडुकेटेड भी होने चाहिए, अर्बन भी होने चाहिए, मेल्स भी होने चाहिए, मतलब तीनों में कॉमन होने चाहिए। अब हम फिर से वही काम करेंगे, बिगिनर्स की तरह चलेंगे और बाकी बताऊंगा जो बिगिनर्स नहीं वो कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एडुकेटेड होने चाहिए, सबसे पहली बात है। एडुकेटेड कहाँ पर आ रहे हैं? रेक्टेंगल में तो मेल आ रहे हैं, सर्कल में अर्बन आ रहे हैं, स्क्वायर में एडुकेटेड आ रहे हैं। तो स्क्वायर में हम सारे लिख देते हैं, यानी कि एडुकेटेड हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं। एडुकेटेड हमारे पास कौन से आ गए? हमारे पास 2, 6, 4 और 5, 2, 6, 4 और 5 ये वो हैं जो सभी एडुकेटेड हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, एडुकेटेड तो हमने लिख दिए, अर्बन की बात कर लेते हैं। अर्बन जो है वो सर्कल में आ रहे हैं, मतलब 4, 3, 4, 5 और 7। हमारे पास अर्बन जो हैं वो 3, 4, 5 और 7 आ चुके हैं। वैसे हम अगर यहाँ पर बात करें, मेल्स की बात करें, तो मेल्स कहाँ पर आ रहे हैं? रेक्टेंगल में सभी के सभी मेल्स हैं ना, इसका मतलब रेक्टेंगल में 1, 4, 6 और 7 आ रहा है। मेल कौन से हो गए? 1, 4, 6 और 7। आपको बताना था एडुकेटेड भी होने चाहिए, अर्बन भी होने चाहिए, मेल भी होने चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए। 2 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं, हो नहीं सकता। 6 यहाँ पर नहीं है, नहीं हो सकता। 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 तो हो सकता है। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, बट यहाँ पर नहीं है, तो सिर्फ 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं, एक दो थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पर। अब स्टार्ट किया है तो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल तक भी चले जाते हैं, ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस भी करना है, तभी आपको समझ आएगा कि आपको एक्चुअल में कितना समझ आया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप आगे उठ के आता है, थोड़ा सा लेवल अप करके ये वाला क्वेश्चन आता है। यहाँ पर कहा गया है
स्क्वायर जो है हॉकी वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए अप्रोच कैसे यूज़ करनी है। अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हो, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने लास्ट में देखा, आपसे लास्ट में पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट्स हॉकी प्लेयर्स। चाहे आप बिगिनर हो तभी ये काम करना, ठीक है। कौन सा सेट ऐसा लेटर्स का ऐसा जो हॉकी प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हु डो नॉट प्ले फुटबॉल। हॉकी प्लेयर्स होने चाहिए बट फुटबॉल प्लेयर नहीं होने चाहिए। अब आप ऊपर जाके देखो हॉकी प्लेयर्स कौन से वाले थे। हॉकी प्लेयर्स जो है हमारे पास स्क्वायर में आ रहे हैं, स्क्वायर में हमारे पास हॉकी प्लेयर्स आ रहे हैं। तो पहले हम हॉकी प्लेयर्स लिख लेते हैं। हमारे पास कौन से आ जाएंगे, ओ एस और टी हमारे पास हॉकी प्लेयर्स आ गए। इतना क्लियर हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया था, हॉकी प्लेयर्स होने चाहिए बट वो फुटबॉल नहीं खेलने चाहिए, फुटबॉल वाले नहीं होने चाहिए। फुटबॉल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, फुटबॉल को जो हमारे पास यहाँ पर कहा गया, स्क्वायर हॉकी हो गया, ट्राइंगल क्रिकेट हो गया, सर्कल कबड्डी हो गया, रेक्टेंगल फुटबॉल हो गया। रेक्टेंगल में जो भी होंगे वो फुटबॉल वाले होंगे। इसका मतलब टी क्यू और आर, फुटबॉल वाले कौन से हो गए, टी क्यू और आर हो गए। हमसे क्या कहा गया था, ऐसा लेटर्स बताओ, सेट ऑफ लेटर्स बताओ जो हॉकी प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बट वो फुटबॉल नहीं खेलने चाहिए। हॉकी प्लेयर्स ये हो गए, फुटबॉल के प्लेयर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब फुटबॉल का प्लेयर तो ये भी है, तो इसको हम काट देते हैं। इसका मतलब ओ और एस हमारे पास ऐसे हो गए जो हॉकी प्लेयर से बट फुटबॉल नहीं खेल रहे। बट क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा गया, क्या है, कहा गया है एंड क्रिकेट प्लेयर्स, और वो होने चाहिए जो क्रिकेट प्लेयर्स होने चाहिए और कबड्डी ना खेलते हो। क्रिकेट प्लेयर होने चाहिए, कबड्डी ना खेलते हो। क्रिकेट वाले कहाँ पर आ रहे हैं, ट्राइंगल में आ रहे हैं ना, क्रिकेट वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं क्रिकेट वाले। इसका मतलब पी क्यू और यू, पी हो गया, क्यू हो गया, यू हो गया, ये हमारे पास क्रिकेट वाले हो गए। और कबड्डी वाले कहाँ पर आ रहे हैं, कबड्डी वाले हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं सर्कल में। इसका मतलब कबड्डी वाले हमारे पास एस और यू हो गए। कहा क्रिकेट वाले भी हो गए और कबड्डी वाले भी हो गए। इतना क्लियर हो गया। पूछा क्या गया था, क्रिकेट प्लेयर्स हु प्ले कबड्डी, क्रिकेट प्लेयर्स होने चाहिए बट वो कबड्डी वाले भी होने चाहिए। पहले कहा गया था कि हॉकी के प्लेयर्स होने चाहिए, फुटबॉल के नहीं होने चाहिए, वो हमने लिख दिया। अब कहा है क्रिकेट के प्लेयर होने चाहिए जो कबड्डी भी खेलते हो, मतलब दोनों में कॉमन होने चाहिए। दोनों में कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, यू कॉमन देखने को मिल रहा है ना। इसका मतलब आंसर आपके पास ओ एस और यू आ जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन सी में आ रहा है। एक बार दोबारा से आपको बोलूँगा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप इसको इस टॉपिक को स्किप करना चाहते हो, आप स्किप भी कर सकते हो, बट अगर आप रिस्क को जीरो करना चाहते हो, इस टॉपिक को स्किप नहीं करना, रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो इसकी प्रैक्टिस करना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो, बट अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे एक दो बार, आपके लिए बड़ा ईजी बन जाएगा ये वाला टॉपिक। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा। देखो यहाँ पर फिर से वही कहा गया है, कौन सा सेट ऑफ लेटर्स ऐसा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज़ को, वो प्लेयर नहीं होने चाहिए। तो हम पहले देख लेते हैं बॉयज़ कौन से हैं। बॉयज़ कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रेक्टेंगल जो है वो बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बॉयज़ मतलब कौन से हो गए, रेक्टेंगल वाले हो गए ना। तो रेक्टेंगल में हमारे पास के एम एन आ रहा है, के एम एन और एल हमारे पास आ रहा है बॉयज़ वाले, ठीक है। और क्या कहा गया है, कौन सा लेटर ऐसा जो बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है बट वो प्लेयर्स नहीं होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं प्लेयर्स कौन से। प्लेयर सर्कल में आ रहा है और सर्कल में सिर्फ एक ही आ रहा है, एम हमारे पास। अब यहाँ पर कहा गया है बॉयज़ होने चाहिए, प्लेयर्स नहीं होने चाहिए। बॉयज़ होने चाहिए बट प्लेयर नहीं होने चाहिए। ये हमारे पास प्लेयर आ गए ना, तो प्लेयर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एम हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो के एन और एल तो हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं और क्या कहा गया है, एंड टीचर हु आर नॉट बॉयज़, टीचर होने चाहिए बट बॉयज़ नहीं होने चाहिए। टीचर हमारे पास कौन से आ गए, टीचर्स होने चाहिए बट बॉयज़ नहीं होने चाहिए ना। तो बॉयज़ तो हमने पहले लिख दिया था। बॉयज़ हमारे पास कौन से थे, के एम एन और एल हमारे पास ये बॉयज़ वाले थे, ठीक है। अब टीचर्स कहाँ पर आ रहे हैं, टीचर्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल में हमारे पास के आ रहा है और आई आ रहा है। कहा गया है टीचर होने चाहिए बट वो बॉयज़ नहीं होने चाहिए। टीचर होने चाहिए, बॉयज़ नहीं होने चाहिए। इसका मतलब के को यहाँ से काटना पड़ेगा, क्योंकि के तो बॉय भी है, तो सिर्फ आई बच जाएगा। तो आई को भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो के एन एल और आई आपको सिर्फ ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर से बोलूँगा, अगर नहीं समझ आया है वीडियो को दोबारा से देखो, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा उनकी प्रैक्टिस करो। वीडियो वाले क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन सामने जब स्क्रीन में आ जाएगा, मेरे समझाने से पहले इसको खुद ट्राई करो, तभी आप इस जो टॉपिक है, ये वाला जो कंसेप्ट है, इस पर अच्छे से अपने पकड़ बना पाओगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके
किसी भी एग्जाम की बात करोगे वहाँ पे वेन डायग्राम में जो कल की कैटेगरी वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं और साथ में इस कैटेगरी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो जो हम हमेशा टारगेट रखते हैं यहाँ पे 1000 लाइक्स वाला, ये मुझे उम्मीद है आप लाइक करोगे और शेयर करोगे ताकि ये टारगेट अचीव करने में हमारी हेल्प कर सको। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। किसी को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है वो हमें इंस्टाग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हो, हम आपको वहाँ पर भी लिंक शेयर कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद।